नमस्कार, मैं समरभूमि सरोज शर्मा। सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कमेटी सदस्य माडवी हिडमा अपनी पत्नी समेत 4 अन्य साथियों के साथ 18 नवंबर को शहीद हो गए, मारे गए। आदिवासी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा हिडमा की शहादत या उनकी मृत्यु क्या आदिवासियों के आंदोलन को खत्म कर देगा? क्या आदिवासियों के लिए जो सवाल उन्होंने उठाए थे वो सवाल खत्म हो जाएगा? कई सारे सवाल हैं। शासक वर्ग खुशियां मना रहे हैं कि हमने हिडमा को मार दिया। ठीक उसी तरीके से जब बिरसा मुंडा की हत्या हुई थी, अंग्रेजों ने जश्न मनाया था, या फिर सिद्धू कान्हू की जब हत्या हुई थी तब भी अंग्रेजों ने, सरकारों ने जश्न मनाया था। ठीक वही जश्न की हालत आज भी है। और ये जो हिडमा की शहादत हुई, उनकी शहादत के बाद जिस तरीके से पूरे भारत के लोग न केवल अचंभित हुए बल्कि उनके लिए शोकाकुल भी हुए। हिडमा की मौत के ने न केवल भारत के क्रांतिकारियों को, आम जनता को उद्वेलित कर दिया, बल्कि दुनिया के तमाम लोगों को भी उद्वेलित किया। और उन्होंने अपने अपने तरीके से हिडमा को अंतिम विदाई दी। दिल्ली में पर्यावरण को लेकर के जो छात्राएं या युवा प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने माडवी हिडमा का बाकायदा पोस्टर लिए और वे मार्च किए। उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन वह यह बोलने से कभी नहीं हिचके कि हिडमा की शहादत एक बहुत बड़ा जुल्म है आदिवासियों के खिलाफ। पर्यावरण को बचाने का जिम्मा जिस तरह से हिडमा ने पूरी जवाबदेही के साथ कंधों पर उठाया था और जल जंगल जमीन के सवाल को सबसे ऊंचाई तक ले गया था, यह अपने आप में बहुत बड़ा योगदान था माडवी हिडमा का। माडवी हिडमा, बिरसा मुंडा, गुंडाधुर और उनके बाद बिरसा मुंडा का जो इन लोगों की शहादतें जो हुई है, उस परंपरा में सबसे लंबा आंदोलन, सबसे लोकप्रिय चेहरा, सबसे ज़्यादा लोगों को शोकाकुल करने वाला अगर कोई घटना था तो वह था माडवी हिडमा की शहादत, जिनकी हत्या पुलिस ने आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार करके उनको चाकुओं से गोंद करके बुरी तरह से, पूरी बेरहमी से, नृशंसता के साथ उनकी हत्या की। इसके हिडमा की शहादत ने एक चीज़ और तय कर दिया, वो ये कि जिस तरह से सोनू वेणुगोपाल बार बार कह रहे थे कि बासवराज ने कहा था कि हमें सरेंडर करना है, हथियार रख देना है, अब नहीं लड़ना है, परिस्थिति बदल गई है। बासवराज की शहादत, जो अंतिम सांस तक लड़ते हुए अपनी जान गंवा दिए, और हिडमा की शहादत जो कि अंतिम क्षण तक यातना झेलने के बाद भी अपने निर्णय पर अड़िग रहे और आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हुए। यह दृश्य दिखाता है कि माडवी हिडमा आदिवासियों के आंदोलन का वह है चमकता सितारा है जो सदैव चमकता रहेगा। बहरहाल एक सवाल है, जो सवाल यही है कि क्या माडवी हिडमा के मारे जाने से आंदोलन रुक जाएगा? इसका जवाब दिए हैं एन वेणुगोपाल। एन वेणुगोपाल जो है, ये आपको बरबर राव के दामाद हैं और इन्होंने इस सवाल पर अपने पत्रिका जो निकालते हैं उसमें उन्होंने लेख लिखा है। हम उस लेख को ही आधार बना करके इतनी वीडियो को शुरू करेंगे। आइए तो उस आर्टिकल में क्या दर्ज है उस पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। माडवी हिडमा के मारे जाने से क्या आंदोलन रुक जाएगा, यह शीर्षक के साथ उन्होंने लेख लिखा है तेलुगु में। इसका हमने AI से अनुवाद किया है और इसका संदर्भ है माओवादी नेता माडवी हिडमा ने मुठभेड़ के बाद की चर्चाओं का व्यापक ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ में विश्लेषण किया गया है इस लेख के अंदर, जो किया है एन वेणुगोपाल ने। मैंने बताया था शुरू में ही आपको, एन वेणुगोपाल बरबर राव के दामाद हैं और वह एक पत्रिका, तेलुगु पत्रिका का संपादन करते हैं। उसी का ये लेख है। उस लेख में क्या दर्ज है, आइए हम सिलसिलेवार ढंग से उसको जानते हैं। लेख शुरू होता है, 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा शीर्ष माओवादी नेता माडवी हिडमा, उनके साथी लड़ाके मरकम राजे और 4 अन्य की हत्या के बाद आदिवासी समुदाय शासक वर्ग द्वारा उनके जल, जंगल और जमीन पर
अतिक्रमण और हमले के खिलाफ उनका प्रतिरोध, ये सभी मुद्दे फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। हिडमा की मुठभेड़ ने दंडकारण्य पर राजकीय दमन की उस चर्चा को और बढ़ा दिया है जो ऑपरेशन कागार की शुरुआत से ही चल रहा था। 2 दशकों से पुलिस और शासक वर्ग ने हिडमा को एक खूंखार, खूनी और क्रूर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है और उसे अनगिनत घटनाओं का अपराधी बताया है और आम लोगों के बीच उनकी छवि बिल्कुल उलट बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस तक सभी ने उसे मार गिराने की कसम खाई है, लेकिन इन सब के परिणाम स्वरूप कई आम लोग, यहाँ तक कि जो उनकी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते, वे भी उनका सम्मान करने लगे हैं। यह लोकप्रियता उनके जीवन काल में ही बनी थी, इसलिए जैसे ही पुलिस इनकाउंटर की खबर फैली, पूरे देश में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने उनका समर्थन किया। शासक ने चाहे कितनी भी धमकियां दी और पाबंदियां लगाई, फिर भी हजारों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हालांकि जिस लाल झंडे को उन्होंने जीवन भर धारण किया था, उसे उनके पार्थिव शरीर के साथ रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी आम लोगों ने उन्हें प्रतीकात्मक लाल चादर ओढ़ाकर विदाई दी। शासक भय फैला सकते हैं, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि लोग चाहे तो उस भय पर विजय प्राप्त कर अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। वर्तमान समय शासक वर्ग के मजबूत होने का समय है। क्रांतिकारी आंदोलन असफलताओं और संकटों से गुजर रहा है, फिर भी पुवर्ती में हिडमा राज के अंतिम संस्कार ने क्रांतिकारी शक्तियों में लोगों का विश्वास फिर से जगा दिया है। ऑपरेशन कागार के 2 वर्षों में, जिसे अंतिम युद्ध के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, राज्य ने 800 से ज़्यादा क्रांतिकारियों और मूल निवासियों को मार डाला है। क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ लगातार झूठा प्रचार किया जा रहा है और आंदोलन में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। फिर भी कुछ दरबारी बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि क्रांति का युग समाप्त हो गया है। कई अन्य जो खुद को उदारवादी बताते थे, अब राज दमन का समर्थन कर रहे हैं। फिर भी इन सभी हमलों के बावजूद राज्य इतना भयभीत क्यों है? हिडमा नाम शासकों के मन में इतना भय क्यों पैदा करता है? हिडमा कौन था? पिछले 15-20 सालों से पुलिस, बागी माओवादियों और तमाम पत्रकारों ने हिडमा के बारे में अनगिनत कहानियां फैलाई है। कितनी सच है, कितनी मनगढ़ंत, कहना मुश्किल है। हिडमा के मामले में भी यही चलन देखने को मिला है। ठीक वैसे जैसे 3 सदियों से आदिवासी नेताओं बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमराम भीम के बारे में कहानियां गढ़ता रहता है। हिडमा का जन्म दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले के पुवर्ती गांव के मुरिया समुदाय में हुआ था। जन्म वर्ष 1981, 1979 या 1974 को लेकर मतभेद है। उनके बचपन और पीपुल्स वार ग्रुप का इस क्षेत्र में प्रवेश, दोनों घटनाएं लगभग एक साथ घटी। परिणाम स्वरूप वे बहुत कम उम्र में ही एक क्रांतिकारी माहौल में पले बढ़े। किशोरावस्था में जन जागरण अभियान के नाम पर भयंकर दमन किया गया, जिसने उनकी चेतना में गहरी वर्ग द्वेष की भावना पैदा कर दी थी। हालांकि स्कूली शिक्षा को लेकर उनकी मांगें अलग थी, लेकिन क्रांतिकारी शिक्षा ने उन्हें सामान्य पाठ्य पुस्तकों से परे एक गहरी राजनीतिक समझ दी। वह 1997 में 1997 में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए और 1925 में अपनी मृत्यु तक 28 वर्षों से अधिक समय तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। बासागुडा टीम, गढ़चिरौली टीम, आयुध निर्माण प्रभाग, क्षेत्र समिति, संभागीय समिति, उसूरू और कोट्टा LOS कमांड, कंपनी नंबर 2 की ब्लॉक कमांड, कंपनी नंबर 3 कमांड, प्रथम बटालियन कमांड, फिर विशेष क्षेत्रीय समिति के सचिव और अंत में केंद्रीय समिति के सदस्य बने। जिज्ञासा, सीखने की ललक और कौशल के बल पर उन्होंने अपना स्थान बनाया। उन्होंने मार्क्सवाद का गहरा अध्ययन किया, दंडकारण की परिस्थितियों में उसे लागू करना सीखा। उन्होंने राजनीतिक, सैद्धांतिक, सैन्य मामलों पर कई दस्तावेज लिखे। उनके साथियों ने लिखा है कि दंडकारण में उनके प्रवास के दौरान अनुराधा गांधी उनकी सुरक्षा की प्रभारी हिडमा था और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। व्यक्तित्व, संगठन क्षमता, लोगों के प्रति आकर्षक व्यवहार, इन गुणों ने उन्हें जनता सरकार के
गठन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया। हिडमा का जीवन एक साधारण आदिवासी बालक के असाधारण योद्धा, नेता और सिद्धांतकार बनने की दुर्लभ कहानी है। राज्य ने उसे हिंसक घटनाओं से जोड़कर जनता से अलग थलग करना चाहा है, फिर भी उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति के संघर्ष से असाधारण बनने की कहानी है। 2007 से अब तक उन्होंने कई बड़े ऑपरेशनों का नेतृत्व किया। 2010 में तारी मेटला से लेकर 2013 में जीरम घाटी और 2015 से 2020 तक के विभिन्न मामलों तक सभी मामलों में पुलिस के दुष्प्रचार में उनका नाम सामने आया है। 2021 में एक पकड़े गए सीआरपीएफ जवान की सुरक्षित रिहाई के दौरान भी हिडमा के चरित्र पर चर्चा हुई थी। केंद्र और राज्य के गृह मंत्री, पुलिस सभी ने जानबूझकर उनका नाम सामने लाया है। राज्य को हिडमा से डर क्यों है? दरअसल राज्य किसी हिडमा से नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज से डरता है, क्योंकि इस देश के इतिहास में आदिवासी ही हैं जिन्होंने सैकड़ों सालों से शोषण के खिलाफ बिना किसी समझौते की लड़ाई लड़ी है। वे स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध कर सकते हैं और राज्य उन योद्धाओं से डरता है जो उनका नेतृत्व कर सकते हैं। शीर्ष पर बैठा छोटा सा अल्पसंख्यक शासक वर्ग बहुसंख्यक मेहनतकश जनता की ताकत से डरता है। जब जनता अपनी ताकत पहचानती है तो राज्य कांप उठता है। राज्य की रणनीति जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की इन सीमाओं को बनाए रखना है, लेकिन राज्य की नींव तब हिल जाती है जब उत्पीड़ितों को सच्चाई समझ आने लगती है। खासकर आदिवासी और दलित, ये दो सबसे बड़े उत्पीड़ित समूह राज्य के लिए सबसे बड़ा डर है। अगर ये एकजुट हो जाएं तो इनकी ताकत देश की दिशा बदल सकती है। इसीलिए राज्य हमेशा चाहता है कि ये क्रांतिकारी खेमे में ना आए। हालांकि दलितों के एक वर्ग को संसदीय भ्रम में रखा जा सकता था, लेकिन आदिवासियों के मामले में यह योजना अक्सर विफल रही है। सलवा जुडूम, डीआरजी के जरिए आदिवासियों को बांटने की कोशिशें की गई, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। हिडमा इन साजिशों के खिलाफ आदिवासियों की ढाल की तरह था। इसीलिए उसके प्रति राज्य की दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं बल्कि वर्ग आधारित थी। कहा जाता है कि अपनी सीमित शिक्षा के बावजूद वे कम से कम 18 देशी भाषाओं में पारंगत थे। वे हिंदी, बंगाली, उड़िया और कुछ अंग्रेजी भी जानते थे। हिडमा राष्ट्र संघर्ष कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, यह विशुद्ध वर्ग संघर्ष का प्रकटीकरण है। शासक वर्ग मध्य भारत के खनिज संसाधनों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने के लिए आतुर है। आदिवासी और माओवादी इस लूट को रोकना चाहते हैं, इसलिए संघर्ष अपरिहार्य है। यह लूट खासकर 2014 के बाद आरएसएस भाजपा राज्य में और तेज हो गई है। जिस वैचारिक दुश्मनी, कारपोरेट दलाली और अहंकार के चलते गलवरकर ने कम्युनिस्टों को दुश्मन घोषित किया था, वही आज के राज्य अभियान का आधार है। ऑपरेशन कगार उसी का विस्तार है। हिडमा नाम तो बस एक बहाना है। उदारवादियों और प्रगतिवादियों की चुप्पी क्यों? आज राज्य दमन का समर्थन करने वाले प्रगतिशील, उदारवादी, लोकतांत्रिक लोग एक आश्चर्यजनक स्थिति में हैं। वे जानते हैं कि इतिहास की प्रेरक शक्ति वर्ग संघर्ष है। वे जानते हैं कि संघर्ष कभी शांतिपूर्ण नहीं होता, वे जानते हैं कि संघर्ष कभी शांतिपूर्ण होता है, कभी सशस्त्र। वे जानते हैं कि मूलभूत परिवर्तन में बल की भूमिका लगभग अपरिहार्य है। फिर भी आज वे कहते हैं कि अभी संघर्ष का समय नहीं है। सशस्त्र संघर्ष गलत है। परिवर्तन केवल शांतिपूर्ण तरीकों से ही संभव है। मानो नक्सलवादी कोई जन आंदोलन नहीं था, मानो आदिवासी भी लोग नहीं हैं। संघर्ष का स्वरूप किताबें या नेता नहीं तय करते, बल्कि असली सत्ता संघर्ष और वास्तविक परिस्थितियां तय करती है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्या इतिहास ने कभी दिखाया है कि बुनियादी बदलाव सुधारों से सच्ची चमक दमक से आता है? हिडमा की मौत एक आदिवासी की मौत नहीं। माडवी हिडमा की मृत्यु केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं है, यह शासक वर्ग की दमनकारी नीतियों का नंगा प्रदर्शन है। हिडमा उन लोगों की एक लंबी कतार में से एक था जिन्होंने आदिवासी समाज में राज्य के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष किया है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि उनकी हत्या से आदिवासी संघर्ष रुक जाएगा। संघर्ष जारी रहेगा
और भी कई हिडमा पैदा होंगे। लेखक इनका था एन वेणुगोपाल, जो अपनी एक तेलुगु पत्रिका का संपादन करते हैं, जिसका अनुवाद मैंने AI के माध्यम से किया है। माडवी हिडमा जिस तरह से एक आम अशिक्षित आदिवासी समुदाय से आते थे और काफी गरीबी में जीवन व्यतीत किए, और उन्होंने जिस तरीके से असाधारण कृत्य करते हुए अपने अध्ययन को मजबूत किया, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई, और सबसे बढ़कर वे दुश्मन के सामने कभी भी सरेंडर नहीं हुए, अपनी जान गंवा दिए लेकिन सरेंडर नहीं हुए। यह वह चीज है जो कि आदिवासी समुदाय को सदैव प्रेरित करता रहेगा। यही कारण है कि भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के बार-बार कहने के बाद अरबों खरबों रुपये लोगों को पुनर्वास के नाम पर सरेंडर कराने की घोषणा करने के बाद, कई सौ लोगों की हत्या करने के बाद, कई सौ लोगों के सरेंडर करवाने के बाद भी शासक वर्ग थर्रा रहा अगर है तो वो हिडमा ही है, और उनका बिना आत्मसमर्पण किया गया मृत्यु ही है जिसे शासक वर्ग थर्रा रहा है। और यही वह चीज है जो देश की जनता को लगातार उद्वेलित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। हिमांशु कुमार जो गांधीवादी विचारक हैं, वो हालांकि वो खुद को कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से वो आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं गांधीवादी तौर तरीके से, उनको लेकर के जो है बहुत मतलब उनकी जो चीजें व्यक्त हुई थी इस हिडमा के बारे में एक आर्टिकल में, वो इस प्रकार है। मैं एक आदिवासी सम्मेलन में गया था, ये हिमांशु कुमार कह रहे हैं। मैं एक आदिवासी सम्मेलन में गया था, जिस संगठन ने यह सम्मेलन किया उनके नेता एक दिग्गज गांधीवादी हैं। जब वो भाषण दे रहे थे, बोले, हम उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं कर सके जिसने स्थानीय मानवाधिकार सेनानी सोनी सोरी की योनि में पत्थर फेंके थे। जब उसने यह कहा तो वह रो पड़ा। मैं स्टेडियम में बैठकर दृश्य देख रहा था। अचानक मेरे मन में बह गया बस्तर का स्वदेशी विद्रोही हिडमा। मुझे लगता है यह गांधी इसकी तुलना हिडमा से करना शुरू कर रहा है। इस बीच वह गांधी अपनी असहाय स्थिति से आंसू बहा रहा है, और दूसरी ओर बस्तर का युवा मूल निवासी हिडमा, सरकार हिडमा को माओवादी कहती है। अमित शाह सेना भेजकर हिडमा को मारने के लिए छापे मार रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक सुरक्षा बलों ने हिडमा को घेर लिया। मुझे डर था शायद हिडमा इस बार मर जाएगा। ये था हिडमा के संघर्ष का संक्षिप्त विवरण। अगले वीडियो में हम एक और चीज पर बात करेंगे कि आखिर लोग सशस्त्र संघर्ष करते ही क्यों हैं, जरूरत ही क्यों पड़ जाती है। बहरहाल मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ ही कहना चाहेंगे कि आप हमारे जो आगे QR कोड दिया हुआ है, इसके माध्यम से भी मुझे आप सहयोग भेज सकते हैं, या फिर मेरा मेंबरशिप लेकर के भी मुझे आप सहयोग कर सकते हैं। AQI के वर्जन होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं? दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में। इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन PLS डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है। वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है, और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है।
जिंदाबाद